25 जून 1975। आधी रात को भारत देश के डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ गई और इस देश पर डिक्टेटरशिप के काले बादल छाने लगे। 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 तक 21 महीनों में देश में क्या क्या घटा, उस बात का इल्म तक ज्यादातर जनता को नहीं है। बात की शुरुआत होती है सन 1971 से, जब इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सीट से लड़ी और 1300 वोट से जीती। हारने वाले उम्मीदवार संयुक्त पक्ष के राज नारायण स्वतंत्र सेना में रह चुके थे। हार के बाद उन्होंने इंदिरा सरकार पर केस कर दिया। कारण था चुनाव के दौरान 2 बार किया गया आचार संहिता का भंग। राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन 2 बिहाफ पर केस किया था। एक, नए दिल्ली के प्रधानमंत्री सजीव यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा गांधी के चुनाव का संपूर्ण संचरण किया था, जो कि कायदे के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। और दूसरा, रायबरेली में जिस मंच का निर्माण किया गया था उसकी फंडिंग उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने की थी, जो कि आचार संहिता के खिलाफ था। राज नारायण के केस एडवोकेट शांति भूषण लड़ रहे थे। जी हाँ, ये वही शांति भूषण है जिनके बेटे प्रशांत भूषण आज के आम आदमी पार्टी के सदस्य है, जबकि इंदिरा गांधी के वकील थे वीआईपी खरे। केस की कार्यवाही के दौरान जस्टिस सिन्हा ने मार्च 1975 में खुद प्रधानमंत्री को कोर्ट में हाजिर होने का समन्स भेजा। यह अपने आप में एक बड़ा ऑर्डर था। मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सिन्हा, जिनको काफी स्ट्रिक्ट जस्टिस माना जाता था। सवाल था, क्या वो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देंगे? इससे पहले कभी खुद भारत के प्रधानमंत्री की कोर्ट में पेशी नहीं हुई थी। खैर, 18 मार्च 1975 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी कोर्ट में हाजिर हुई। प्रधानमंत्री का मान रखते हुए उनकी बैठने की व्यवस्था न्यायमूर्ति के बाजू में ही की गई थी, लेकिन उनकी कुर्सी जस्टिस सिन्हा के थोड़ी नीचे रखी गई थी। इस घटना से ये साबित हो गया था कि जस्टिस सिन्हा किसी भी पक्षपात के बिना अपना फैसला सुनाने वाले थे। इसके बाद उनके अनुसार उनको खरीदने के कई प्रयत्न किए गए, लेकिन सभी निष्फल साबित हुए। कुछ दिन तक कार्यवाही चलती रही और समाचार मिले कि जस्टिस सिन्हा ने मिसेस गांधी को अनसीटेड कर दिया है। साथ ही साथ अगले 6 महीने तक कोई इलेक्शन में लड़ने का परमिशन भी नहीं था। ऑर्डर के पेपर्स इंदिरा गांधी तक पहुंच गए। उनके चेहरे पर गंभीरी आ गई। तभी इंदिरा गांधी ने सोचा, मुझे लगता है मैं इस्तीफा दे ही देती हूँ। नहीं, इसके बारे में सोचते हैं हम। आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। अभी ये खबर आ रही है कि इस ऑर्डर पर 20 दिन का स्टे लगा है। हम इस बीच इस केस का सुप्रीम कोर्ट में दाखिला कर देंगे। एक काम और कर सकते हैं कि जब तक ये अपील का मामला निपट नहीं जाता, तब तक आप कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लीजिए। मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लेता हूँ, और जैसे ही ये मामला सुलझ जाता है, आप फिर से कुर्सी संभाल लीजिएगा। ये बातें चल ही रही थी कि संजय गांधी भी अपनी मारुति कंपनी से प्रधानमंत्री निवास पहुंच गए। आइए जरा बात करनी है 2 मिनट। मैं अभी आती हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस्तीफा दे रही हैं आप? आप हरगिज ऐसा नहीं करेंगी। पीके बरुआ जैसे लोगों को जानती नहीं है आप। एक बार कुर्सी पकड़ेगा ना, जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा और अंदर से सभी नेताओं को बदल देगा। आपके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता। इंदिरा गांधी ने वही किया जो संजय गांधी ने कहा। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। वहां जस्टिस वीके अय्यर ने सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। तो क्या इमरजेंसी का ट्रिगर पॉइंट जस्टिस अय्यर का फैसला था? 25 जून को रामलीला मैदान में रैली होनी थी। पूरा विपक्ष वहां पर इकट्ठा था। जेपी नारायण इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। जेपी नारायण का भाषण सुनने वाले वहां पर करीब 5000 लोग की भीड़ जमा थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे थे और भीड़ ही भीड़ थी। जेपी ने कहा,
इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, सिंहासन खाली करो। और इसी रैली में जेपी ने लोगों और पुलिस से कहा था कि अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो वो उसे ना माने। जेपी के इस बयान को सरकार ने सेना को देश के खिलाफ भड़काने के बराबर माना। तब उनके बेटे राजीव गांधी भी उनके साथ थे। छोटे बेटे संजय गांधी गुड़गांव में मारुति लिमिटेड कार कंपनी को हैंडल कर रहे थे। वहां से घर आते हुए संजय ने देखा तो लोगों की भीड़ जमा हुई थी। पायलट राजीव को तब पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संजय गांधी बहुत फायर हैंडेड व्यक्ति थे और अपनी मां को सभी ऑपोजिशन से बचाते थे। जब इंदिरा गांधी के पास त्यागपत्र देने के अलावा कोई चारा नहीं था, तब संजय गांधी को लगा कि त्यागपत्र देने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी को ऑपोजिशन से ज्यादा खतरा कांग्रेस के ही कुछ लालची लोगों से है जो प्रधानमंत्री के सीट पर बैठना चाहते थे। जेपी नारायण ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी कोर्ट के फैसले के बाद भी इस्तीफा नहीं देती है तो प्रधानमंत्री निवास पर घेराव होगा। जेपी नारायण की रैली में पल पल क्या हो रहा था, इसके पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को हो रही थी। इंदिरा गांधी उस दिन ऑफिस नहीं गई थी। शाम के 7 बजे थे। श्रीमती गांधी के दोस्त सिद्धार्थ रे प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। 21 जून की शाम को उस बड़े फैसले को अमल करने का टाइम आ गया था। दूसरा पावर सेंटर संजय गांधी का था। 25 जून की रात उनके साथ थे गृह राज्य मंत्री ओम मेहता, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल। ये लोग विपक्ष का मुंह बंद करने में जारी थे। संजय गांधी गिरफ्तार होने वाले नेताओं की सूची तैयार कर रहे थे। देखा जाए तो इमरजेंसी लगाने से पहले प्रेसिडेंट की मंजूरी की जरूरत थी। राष्ट्रपति से जेपी नारायण के आंदोलन के बारे में बहुत चर्चा की और उसके खतरे भी बताए। इसके बाद राष्ट्रपति ने सिद्धार्थ शंकर रे से संविधान के प्रावधान के बारे में पूछा। वकालत कर चुके राष्ट्रपति अहमद भी उनसे सहमत हो गए और तय हुआ कि आपातकाल घोषित करने के आदेश का ड्राफ्ट और इंदिरा गांधी का लिखित पत्र राष्ट्रपति को भिजवा दिया जाए। इंदिरा गांधी के सचिव आर.के. धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, राष्ट्रपति की चिट्ठी। राष्ट्रपति जी ने जिन कागज पर दस्तखत किए थे उन पर ये लिखा था, In exercise of the powers confirmed by clause confirmed by the Article 352 of the Constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, declared that emergency exists where the security of India is threatened by internal disturbances. जैसे ही राष्ट्रपति जी ने आदेश किया, पूरा देश इंदिरा गांधी के हाथों में आ गया और वो हुआ जिसका डर था। सब तरफ गिरफ्तारियां शुरू हुई। अब देश को इंदिरा गांधी के इस राजनीतिक आपत्ति से कोई नहीं बचा सकता था। उन्हें सिर्फ धारा 352 इमरजेंसी ही बचा सकती थी। इमरजेंसी आखिर क्या है? भारत को अगर बगावतखोरों से संकट हो तो इस हालात में देश के राष्ट्रपति इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को शासन चलाने का फरमान दे सकती है। धारा 19 के अनुसार भारतीय नागरिक को दिए हुए मूलभूत अधिकार इमरजेंसी के दौरान प्रतिबंधित रहते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश में प्रवास करने की स्वतंत्रता, रोजगार और समाचार की स्वतंत्रता जैसे कई अधिकार नागरिकों के लिए खत्म हो जाते हैं। उस रात इंदिरा गांधी और संजय गांधी की बातचीत के बाद पूरा रोड मैप तैयार था। इंदिरा गांधी को इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए बस एक बहाने की जरूरत थी और उन्हें बहाना मिल भी गया था, क्योंकि 23 जून 1975 के दिन विरोध पक्ष के नेताओं ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए खड़ा कर दिया और उन्होंने ये जिम्मेदारी उठा भी ली थी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोषी करार होने के बाद भी अगर इंदिरा गांधी सत्ता नहीं छोड़ती तो वो लोकशाही का खंडन माना जाता। इसलिए विरोध के लिए नारायण ने रैली का आयोजन किया और हजारों लोग उसमें शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण एक गद्दावार व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न सिर्फ लोगों को आह्वान दिया, बल्कि उन्होंने पुलिस और मिलिट्री को सरकार के गैर कानूनी हुक्म न मानने की गुजारिश भी की थी। बस श्रीमती गांधी के मुताबिक धारा 352 के तहत आर्म्ड रिबेलियन का ये अच्छा मौका था।
25 जून 1975 को रैली से थक कर लौटे जेपी नारायण विश्राम कर रहे थे और तभी रात के 2 बजे देश के संविधानशाली नेता को आजादी के बाद फिर से एक बार गिरफ्तार कर लिया गया।